हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 10 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। देखिए, पूर्णांक 40 का है, समय आपको 1.5 घंटे का दिया गया है। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव 1.5 घंटे का और सब्जेक्टिव 1.5 घंटे का, टोटल आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी साल का है, 2023 का है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद कर लेना है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। मॉडल क्वेश्चन से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव आंसर। बाकी सब्जेक्ट का आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए, यहाँ में कोई भी 5 प्रश्नों को हल करना है, लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, मॉडल क्वेश्चन है, हम लोग पूरा क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेजबानी मेटरनिक ने की थी। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मेटरनिक। मेटरनिक, इसे आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। वियना सम्मेलन का मेजबानी मेटरनिक ने की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, 22 फरवरी 1854 को भारत की पहली कपड़ा मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना बॉम्बे में की गई। यहाँ पर की को नहीं लिखना है, स्थापना बॉम्बे में की गई। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखें। लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखना है। तो देखिए, लोकतंत्र की 2 चुनौतियां, यहाँ पर पहला है शिक्षा का अभाव और दूसरा सामाजिक असमानता। देखिए, शिक्षा का अभाव में आप लिख सकते हैं, भारत में शिक्षा की कमी है, ज़्यादा लोग अशिक्षित हैं, फलस्वरूप जनता प्रजातंत्र का महत्व नहीं समझती, उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों की सही जानकारी नहीं होने के कारण सरकार के कामों में दिलचस्पी नहीं ले पाती। दूसरा देखिए, सामाजिक असमानता, प्रजातंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता जरूरी है। हमारे देश में जाति धर्म उच्च नीच का भेदभाव बहुत अधिक है, समाज के लोगों में सहयोग का अभाव है, समाज के सभी लोग अपनी भलाई पर विशेष ध्यान देते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो चलिए इसके हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वे हैं शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आंसर कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, मुद्रा लेन देन के विनिमय में वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है। लेन देन के माध्यम के रूप में मुद्रा का उपयोग विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की बड़ी कठिनाई दूर करता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, विदेशी निवेश अर्थात भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों में तथा किसी एलएलपी की पूंजी में प्रत्यावर्तनीय आधार पर किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्नों को ही सोल्व करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, जो आपको इजी लगता है उसे आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए 8 नंबर, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए, इसके उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके। क नंबर देखिए, गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। फिर ख नंबर देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्य वर्ग के
हिस्सेदारी से आरंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए तथा मद्रास के अतिरिक्त प्रायः सभी प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। फिर देखिए ग नंबर, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। घ नंबर देखिए, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ा। फिर देखिए अंग नंबर, ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नई धोबी सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। तो यहाँ पर जो आपको इजी लग रहा है, कम से कम 4 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, पहले विश्व युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति उत्पन्न कर दी थी। क नंबर देखिए, ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। दूसरा नंबर देखिए, युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। फिर देखिए तीसरा कारण, नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हरेक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर, इसी तरीके से आपको चार्ट बना लेना है। एक तरफ लिखना है अनवीकरणीय, दूसरा तरफ लिखना है नवीकरणीय, फिर इसका अंतर लिखना है। अनवीकरणीय में ए नंबर देखिए, ऊर्जा के वे स्रोत जो समाप्त होने वाले हैं तथा जिनकी प्रकृति में उत्पत्ति हजारों वर्ष बाद होती है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। फिर देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के वे स्रोत जो अपरिमित हैं और जिन्हें प्रकृति निरंतर प्रदान कर रही है, नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। फिर देखिए अनवीकरणीय में बी नंबर, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। फिर देखिए नवीकरणीय में बी नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी है। पहला नंबर देखिए, आंदोलन के माध्यम से आम जनता सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराती है और कुछ विशेष वर्ग के दबाव में आने से रोकती है। दूसरा नंबर देखिए, दबाव समूह सरकार को निरंकुश होने से रोकती है और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। फिर देखिए तीसरा, दबाव समूह सरकार को किसी एक के हित में कानून बनाने से रोकती है। फिर चौथा देखिए, ये समाज के विभिन्न समुदायों में संतुलन बनाए रखते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, श्रीलंका की जनसंख्या में बहुत विविधता है। सिंहली समुदाय बहुसंख्यक है, 74% है। फिर तमिल का नंबर है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। ये द्वीप के उत्तर तथा पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अन्य समुदायों में मुस्लिम सम्मिलित हैं। तमिलों में 2 उप समूह हैं। देश के तमिल निवासी श्रीलंकाई तमिल 13% कहलाते हैं। फिर देखिए, औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान को भारतीय मूल के तमिल, जो 50% हैं, कहते हैं। अधिकतर सिंहली भाषी बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, जो तमिल और सिंहली दोनों हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। ऋण की शर्तों का उल्लेख करें।
देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, ब्याज दर, समर्थक, ऋणाधार, आवश्यक कामकाज और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्त में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदाता की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखें। देखिए विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य, पीटर सदरलैंड ने अपने एक भाषण में कहा था कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य विश्व के लोगों को व्यापार एवं तकनीकी क्षेत्रों में एक नई राह पर लाना है। और यहाँ पर WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य विश्व में मुक्त, अधिक पारदर्शी तथा अधिक अनुमेय व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना है। फिर आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन ठोस कानूनी तंत्र पर आधारित है। इसके समझौतों की सदस्य देशों के सांसदों द्वारा पुष्टि की गई है। विश्व व्यापार संगठन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। महत्वपूर्ण फैसले सदस्य देशों के निर्दिष्ट मंत्रियों द्वारा किए जाते हैं। ये मंत्री हर 2 साल में कम से कम एक बार जरूर मिलते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के पास विभिन्न देशों के व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने की शक्ति प्राप्त है। इसे आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 3 का ही उत्तर देना है, लेकिन मैं आप लोगों को सभी का आंसर बताऊंगा ताकि आप लोग जो आपको इजी लगे उसे आप याद कर सकें। यहाँ पर देखिए 15 नंबर, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर आपको लिखना है। देखिए थोड़ा सा लंबा जरूर है आंसर, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और कम से कम आंसर जो है आपका 1 पेज या 1.5 पेज तो होना ही चाहिए। 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञान में वृद्धि होती है। अनेक लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है। किताबें निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। उपन्यासकारों का मानना था कि छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे निरंकुशवाद समाप्त हो जाएगा। उन्हें विश्वास था कि ज्ञान बुद्धि करने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापेखाने की भूमिका अहम होगी। अगर देखिए, लोगों की इन सोच के पीछे निम्नलिखित कारण थे। कुछ कारण भी हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए, यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती जा रही थी। दूसरा देखिए, यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में जैसे पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसीलिए मुद्रण ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे। फिर देखिए तीसरा, मुद्रण संस्कृति के आगमन के बाद आम लोगों में वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के विचार अधिक रहने लगे। फिर देखिए चौथा, वैज्ञानिक तथ्य दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाते भी बड़ी मात्रा में छापे गए। फिर देखिए पांचवा, साहित्य में विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के विचार महत्वपूर्ण स्थान हासिल करते जा रहे थे। थोड़ा सा लंबा आंसर जरूर है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर, इसको भी आपको ध्यान देना है। थोड़ा लंबा आंसर इसका लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, सभी देश में सामाजिक विभिन्नता सामान्य है, परंतु लोकतंत्र के माध्यम से यह संभव है कि सभी स्थितियों के बीच सामंजस्य बैठाया जा सके। पहला देखिए, लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है। इसमें अमीर गरीब के वोट का समान मूल्य है। सभी आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों को एक समान अधिकार प्राप्त है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। फिर दूसरा देखिए, लोकतंत्र में पुरुष व महिलाओं को बराबर के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पुरुषों के समान ही महिला को भी अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है।
फिर देखिए तीसरा, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों का समान महत्व है, दोनों ही एक दूसरे के भावनाओं का आदर व सम्मान करते हैं। फिर देखिए चौथा, सामाजिक समूहों के टकराव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु लोकतंत्र के माध्यम से सभी में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। फिर देखिए चौथा, यहाँ पर पांचवा, फिर देखिए पांचवा, लोकतंत्र में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये है इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर इस प्रकार आपको लिखना है, इसका भी आंसर लंबा ही होगा आपको क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर है। यहाँ पर देखिए उत्तर, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का नंबर, उपभोग में मुद्रा की भूमिका। हम जानते हैं कि मुद्रा विनिमय माध्यम, विनिमय यहाँ पर देखिए माध्य और यहाँ पर यम लिखा हुआ है तो माध्यम एक साथ होना चाहिए, माध्यम के रूप में अपनाई जाती है। इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा के बदले वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय कर सकते हैं। ख नंबर देखिए, व्यापार में मुद्रा की भूमिका, मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रियाएं सरलतापूर्वक पूरी की जाती है क्योंकि मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को क्रय करके उन्हें दूसरे स्थान पर विक्रय किया जा सकता है। फिर देखिए ग नंबर, बजट निर्माण में मुद्रण की भूमिका, सरकारी व्यय तथा प्राप्तियों का माप मुद्रा में किया जाता है जिसके द्वारा करों की दर, ऋण तथा ब्याज संबंधी आर्थिक नीतियां सफलतापूर्वक बनाई जाती है। बजट को भी मुद्रा में ही प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर ये मुद्रा नहीं होगा, ठीक है। देखिए बजट को भी मुद्रा में ही प्रदर्शित किया जाता है। फिर देखिए घ नंबर, राष्ट्रीय आय के मापन में मुद्रा की भूमिका, देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है जो कि देश की निवासियों का जीवन स्तर प्रदर्शित करती है। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना कठिन है एवं जीवन स्तर भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 18 नंबर, जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण के कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर होना चाहिए जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये के गलती से टाइपिंग हो गया है। जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, जल दुर्लभता का अर्थ है जल की कमी। दूसरे शब्दों में जब किसी वस्तु की आपूर्ति मांग से कम हो तो वह वस्तु दुर्लभ हो जाती है। देश के कई क्षेत्रों में जल की बहुत कमी है। देखिए जल संरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पहला नंबर देखिए, यह जांच करें कि आपके घर में पानी का रिसाव ना हो। दूसरा, जिनको जितनी आवश्यकता हो उतने ही जल का उपयोग करें। तीसरा, पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद रखें। चौथा, मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलें। फिर देखिए पांचवा, नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ ना करें। फिर छठा देखिए, वैसे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें जिससे अधिक जल की खपत ना हो। फिर सातवां देखिए, खाद्य सामग्री तथा कपड़ों को धोते समय नलों का खुला ना छोड़े, नलों को खुला ना छोड़े, ठीक है, नलों को खुला ना छोड़ें। फिर देखिए आठवां, जल को कदापि नाली में न बहाएं बल्कि उसे अन्य उपयोगी जैसे पौधों व बगीचों को सींचने अथवा सफाई इत्यादि में लगाएं। फिर देखिए 9, सब्जियों तथा फलों को धोने में उपयोग किए गए जल को फूलों तथा सजावटी पौधों के गमलों को सींचने में किया जा सकता है। इस तरीके से काफ़ी सारा देख सकते हैं। और 2 बाकी है, 3 बाकी है, सबको मैं पढ़ ही देता हूँ। पानी की बोतल में अंततः बचे हुए जल को फेंके नहीं अपितु इसका पौधों को सींचने में उपयोग करें। फिर 11 देखिए, पानी के हौज को खुला ना छोड़ें। फिर देखिए 12, तालाबों, नदियों अथवा समुद्र में कूड़ा ना फेंके। तो इस तरीके से आप जल का संरक्षण कर सकते हैं। ज़्यादा है, यहाँ पर टोटल 11 है, 12 है, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। 2-3 बार पढ़िएगा तो आराम से याद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, मानचित्र में हजारीबाग, अजमेर, लौह अयस्क क्षेत्र, विशाखापट्टनम और मंगलुरु को इंडिकेट करना है, दिखाना है, प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो ये आप अपने से कर लीजिएगा, आसानी से आप देखिएगा, हजारीबाग गूगल कीजिएगा, पता चल जाएगा। तो यहीं पर मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट का आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।